अब ये वाली जो डोमेन है ना एरोजेन डिजिटल, ठीक है, ये हम लोगों ने सिर्फ डोमेन परचेज की हुई है। डोमेन कितने की मिल जाएगी? तकरीबन डिफरेंट प्राइसेस होंगी, डिपेंड्स ऑन नेम, डिपेंड ऑन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब है? डॉट कॉम ले रहे हो, डॉट ओ आर जी मिलती है, आपको मिलती कौन सी है, ठीक है। और होस्टिंग के साथ डॉट कॉम पहले साल फ्री भी मिलती है, लेकिन डॉट कॉम सिर्फ, कोई और एक्सटेंशन फ्री नहीं मिलती पहले साल के लिए, ठीक है। तो अब हमने इसकी डोमेन खरीद ली, सपोज कर लेते हैं कि 4,000 लग गया होगा हमारा, 3,000, 4,000, 5,000 लग गया। अब हमें होस्टिंग की ज़रूरत थी, तो वो कम से कम पैकेज भी हमें 15,000 का चाहिए था, और अच्छे वाला पैकेज हमें 20+ यानी 20-25 वाला चाहिए था, ठीक है। तो हमने कहा हमारे पास एक होस्टिंग प्लान ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उसी के अंदर इस डोमेन को इस्तेमाल करवा लेते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करवाना है देखें, इसमें आए ज़रा। इस वक्त मैं किस लेवल पर हूँ? दो चीज़ें होगी ना, एक होस्टिंग होगी जिसको हम सर्विस बोल रहे हैं, एक डोमेन हो गई जिसमें हमने सिर्फ नाम खरीदा हुआ है, www.aerogen.com लिख के एंटर किया तो वेबसाइट खुल गई। उसमें डाटा क्या है? वो डोमेन में नहीं है, वो होस्टिंग में सेव हुआ हुआ है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इस डोमेन को अपनी एग्जिस्टिंग होस्टिंग के साथ अटैच करना है। कैसे अटैच करते हैं? अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा होगा पहले ही नंबर पर, क्या लिखा हुआ है? मैनेज नेम सर्वर्स। ये आ गया जी, नेम सर्वर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये चीज। अभी जो नेम सर्वर्स हैं ये आपको कौन प्रोवाइड करता है? नेम सर्वर आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। जिस डोमेन में हम होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड कर देंगे, मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी से, वेबसोल से ही डोमेन खरीदी, वेबसोल से ही होस्टिंग खरीद ली, तो आपको अटैच करके ही दे देंगे, ठीक है। आपको ये एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये नेम सर्वर्स वो आपको प्रोवाइड भी कर देते हैं। और ना भी प्रोवाइड करें तो जिसकी होस्टिंग में मौजूद है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे उसके नेम सर्वर्स तो पता लग ही जाएंगे। अब ये हमारे पास डोमेन है, इसमें नेम सर्वर नहीं है, नहीं है ना इसमें तो, लेकिन क्योंकि मेरे पास होस्टिंग प्लान है तो मैं कहता हूं मैं इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग होस्टिंग के जो नेम सर्वर्स है वो यहां पर ऐड कर दूंगा। ये नेम सर्वर्स मुझे कहां से मिलेंगे? या तो मैं कंपनी को मेल करूंगा कि ना मुझे अपनी होस्टिंग के नेम सर्वर भेजें, मैंने एक डोमेन ऐड इन करनी है अपनी इसमें, तो वो मुझे भेज देंगे। नहीं तो जो मेरी डोमेन चल रही होगी, मैं उस डोमेन के इस जगह पर आऊंगा, जैसे यहाँ पर आ गया हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक और ऐड करनी है, तो मैं उसकी डोमेन में जाकर ये दो नेम सर्वर्स ऐड कर दूंगा। इसमें लिखा क्या हुआ है? सर्वर 1 सर्वर 2 लिखा हुआ है ना। इसका ये मतलब है कि जैसे हम ये कहेंगे पीक सोल्यूशन की जो लैब है उसका एक सर्वर है ना लैब में, मेरा ख्याल सबको पता होगा, जिसमें आपके अकाउंट्स वगैरह बने होते हैं, आप कंप्यूटर लॉगिन करते हो तो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर कभी एक सर्वर ना चले तो कोई दूसरा सर्वर भी तो होना चाहिए, कि जैसे ही वो सर्वर डाउन हो तो ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा स्विच करे दूसरे सर्वर पर। ऐसा ना हो कि अब एक दिन इंतजार करना पड़ेगा कि दोबारा सर्वर इंस्टॉल होगा, यूजर्स बनेंगे वगैरह वगैरह, बैकअप लिया होगा कहीं, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। तो जब दो सर्वर्स होते हैं, देखें इंटरनेट तो हमें ऐसे तो नहीं चलाना ना कि सुबह 8 बजे चले और रात को 9 बजे बंद हो जाए, फिर सुबह 8 बजे अगले दिन चले। ये तो आपको 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 30 डेज अ मंथ और 365 डेज अ ईयर विदाउट ब्रेक चलाना है। तो इसलिए इन्होंने अपने पास दो सर्वर्स रखे हुए हैं कि भाई ये वाला मेन सर्वर है, अगर कभी ये बैठेगा तो आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये बैठा है। तो आपका डाटा कहां से चल रहा होगा? फिर सर्वर 2 से। और ये सर्वर्स उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए। इन सर्वर्स को हम किस जगह पे ऐड कर रहे हैं? अपनी डोमेन में। डोमेन में जाकर नेम सर्वर्स में कॉपी किया मैंने उन्हें और यहां लाकर पेस्ट कर दिया, तो ये आपको पता लग गया होगा कि ये वाले नेम सर्वर जो हैं उसके नेम सर्वर्स हैं। अब क्या हुआ, ये उसके साथ अटैच हो गई, अभी डाटा कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, वहां पर एक एड इन डोमेन या सब डोमेन क्रिएट करूंगा, जैसे आपने देखा मैंने क्रिएट भी की हुई है, ये देखें, ये है ना। अभी मैं फिलहाल मैंने ये जो पुरानी डोमेन बनाई थी उसी में डाल दिया, क्योंकि इसको भी हमने टेस्ट के तौर पर रखा हुआ है। अब इस पर राइट क्लिक करें जरा, मैं जरा, इतना लंबा चौड़ा नाम है मुझे याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे कॉपी करते हैं और इसे खोलते हैं। खुल गई ना, वही वाली खुली है डोमेन, एरोजेन, ये एरोजेन वाली डोमेन खुली है। लेकिन बेसिकली अभी फिलहाल मैंने इसको सब डोमेन में ऐड किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैंने उसमें नहीं किया, और वैसे ये एरोजेन इधर भी खुलेगी, ये ले।
अब ये होस्टिंग उसे कहां से मिल गई है, ये स्पेस मिल गया तो लिखा गया ना कमिंग सून, ये स्पेस उसे कहां से मिली है, ये वो मैंने जो उसके नेम सर्वर्स ऐड किए हैं, अब वो उस जगह पर जाकर अपना हम डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गया अब आपको? वापिस आए जरा। सर किसी डोमेन में एक से ज्यादा, ये जैसे दो नेम सर्वर हमने ऐड किए हैं एक होस्टिंग पे, इसी जगह दूसरी होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड कर सकते हैं कि एक डोमेन में दो होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड कर दें? एक होस्टिंग में दो, एक डोमेन में दो होस्टिंग के नेम नहीं नहीं सर्वर, नहीं, तो एक ही के होंगे ना। एक वक्त में। अगर दो करेंगे तो एक बैकअप वाले में डालेंगे, जी, तो वो चलेगा तो तभी ना जब पहले वाला नहीं चलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर पहले वाला सर्वर हमारा बंद हो गया एक होस्टिंग, तो दूसरी होस्टिंग के अगर नेम सर्वर डाले हो तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा उस पर? हाँ हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह होता नहीं है, कंपनी इस तरह की सर्विस नहीं देती, वो एक कंपनी आपको एक ही देगी, मेरे ही यूज करने हैं आपने दोनों ना, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाए जरा, इस वक्त हम इसमें हैं, इसकी सर्विसेज में आए, देखें इसमें सर्विस कितनी है, फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 4 स्टार INT, नहीं नहीं एक ही है, वो एक एक्सपायर हुई हुई है, देख रहे हैं, मैं क्या एक एक्सपायर हुई है, सर्विस एक ही है। अब मैं जरा इसके सी पैनल में जा रहा हूं, इतना लेक्चर करके ना इसको मैं रिकॉर्डिंग सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अलग से सेव हो जाए जो हमने किया। इसका लॉगिन थी वो कम पैसों वाली थी, ये डबल में आपने की है, इसमें क्या एक्स्ट्रा लिया? जो सेव थी वो कम जो पैसों की, एक्सपायर थी वो 23,000 की थी, ये 44 की है, तो इसमें क्या? नहीं 40 की नहीं है, वो डिस्काउंट मिला हुआ है, वो भी इतने की ही मिली थी। अच्छा अच्छा ये भी एक साइंस है, हाँ, पहली दफा आपने डोमेन खरीदी, अब वो जो 44 वाली डोमेन है ना आपको मिल रही है 23,000 की या 24 की या 25 की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वो 44 की कर देंगे। आप क्या करें, होस्टिंग को एक्सपायर हो जाने दें, ठीक है, अगले साल फिर नई होस्टिंग ले लें, फिर वो आपको सस्ती मिल जाएगी अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। मैं क्या, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो उसका बैकअप ले लें अपनी डोमेन का, ठीक है, अपने डाटा का बैकअप लें और उसमें डाल दें, तो इस तरह करके आप हर साल पैसे बचा सकते हैं। उसको एक्सपायर हो जाने दें, होस्टिंग को, डोमेन को नहीं, डोमेन की पेमेंट कर दें, डोमेन की पेमेंट कर दें, होस्टिंग की पेमेंट ना करें। लेकिन जरा इसका देखें फाइल मैनेजर, इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये हम थोड़ा सा वेब डेवलपर वाले रोल पे आ गए हैं, ठीक है। सो ये एक्सपर्टीज आपको होनी चाहिए। देखिए मुझे एक्सपर्टीज है तो मैं क्लाइंट को कैसे मैनेज कर लेता हूँ, हालांकि मैं कोई वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैं क्या मेरा रोल वेब डेवलपर वाला बिल्कुल नहीं है, ना ही मैं लोगों को वेबसाइट्स बना कर देता हूँ, मैं तो अपने यही टास्क करता हूँ जो मैंने करना है, लेकिन जब इन चीज़ों का मुझे पता होगा तभी मैं कर सकूँगा। ये देखा एरोजन यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पर हमने उसको एड इन डोमेन के तौर पर इस होस्टिंग में हमने उसको क्रिएट किया हुआ है। ये वो वाली फाइल है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन, ये उसकी फाइल है। वो जो मैं पहले दिखाया वो था सब डोमेन, वो सब डोमेन में हमने रखी हुई थी, ठीक है। चलो जी वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज गूगल सर्च कंसोल। इसमें आ जाते हैं, व्हाट इज सर्च कंसोल। अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल से मॉनिटर करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करे, क्योंकि हमें उधर से ट्रैफिक का भी वो बताना हुआ है, सोर्सेज का भी हमें बताने लगा हुआ है, बग्स का भी हमें बताने लगा हुआ है, इंडेक्सिंग का भी हमें बताने लगा हुआ है, क्राउलिंग का भी हमें बताने लगा हुआ है, कौन कौन से लिंक्स क्या आपकी वेबसाइट पे हो रहा है, सब मॉनिटर कर रहा है वो। सो अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये इतना सारा डाटा आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए इनसाइट्स हैं फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करें, इट इज़ रिकमेंडेड कि बेशक अभी वो एसईओ के पास पहुंची भी नहीं है, तो पहले ही दिन आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर लें। अब गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को कौन ऐड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का ऑनर, हर बंदा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है कि मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड कर लूं, जबकि मेरे पास ना उनके कोई क्रीडेंशियल्स मौजूद ही नहीं है, ना यूजर नेम है ना पासवर्ड है। हर आम बंदा नहीं कर सकता। जब मैं इसको सर्च कंसोल में ऐड करूंगा तो गूगल मुझे कोई कोड देगा और वो कहेगा भाई अपनी वेबसाइट पे जाकर कोड पेस्ट करो, मैं आपकी ऑनरशिप को चेक कर लूँ। जब जैसे आपके मोबाइल पर आता है OTP आता है ना आपके मोबाइल पर, तो वो ऑनरशिप चेक कर रहा होता है ना कि आप इस मोबाइल के ऑनर भी हैं कि नहीं है। जब आप वो OTP टाइप कर देते हो रिटर्न में, तो उसको लगता है कि आप ही इसके ऑनर हो असल वाले। तो इसका मतलब है कि हर कोई नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये आ गया जी सर्च कंसोल, इस पे चलते हैं, स्टार्ट। ओके, ये हमारे पास दो मेथड्स हैं।
एक मेथड है सर्च कंसोल में ऐड करने का डोमेन लेवल, ये बिल्कुल प्योर हमसे रिलेट करता है भाई, हम ही बनाते हैं, हालांकि ये वेब डेवलपर से भी रिलेट करता है, लेकिन मेरे पास जब भी काम आया तो आम तौर पर ये नहीं होता था, इवन किसी एसईओ एक्सपर्ट से भी आया तो भी ये नहीं होता था। बड़ी बड़ी वेबसाइट आई थी, हमारे पास एक वेबसाइट आई थी फ्रांस की, तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लिंक बिल्डिंग हुई हुई थी, मगर सारी की सारी रॉन्ग लिंक बिल्डिंग हुई हुई थी, और उसको हमने ट्रैक इधर से ही किया था, क्योंकि उसकी सारी ट्रैफिक जो थी फ्रांस की ही नहीं थी। मतलब वो क्लाइंट जो था वो सर्व करना चाहता था फ्रांस में, यूएसए में, उसको ट्रैफिक मिल रही थी बांग्लादेश से और इंडिया से। वो घड़ियाँ बेचता था तो उसकी घड़ी तो नहीं बिकेगी, मगर क्लिक्स आएंगे, क्योंकि जब वो क्लिक्स आएंगे, जब कोई परचेज करने लगेगा, तो वो बांग्लादेश बैठा है, बांग्लादेश में तो वो डिलीवरी नहीं देता, तो ट्रैफिक तो मिल रही है उसको, उसको ट्रैफिक जनरेट हो रही है, मगर उसको कन्वर्जन्स नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिंक बिल्डिंग लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लिंक बिल्डिंग बहुत एहतियात से करनी है और बहुत रेलिवेंट करनी है, इरेलीवेंट नहीं करनी, बेशक कम कर लें मगर इरेलीवेंट लिंक बिल्डिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है भाई दो तरीके हैं, एक तो है डोमेन लेवल, मिसाल के तौर पे मेरा जो क्लाइंट है, अभी मैंने कहा एरोजेन.com कोई वेबसाइट है भाई, इसको मैंने अब जरा मॉनिटर करना है, तो इसको मैं सर्च कंसोल में ऐड कर लूँ, तो गूगल ने कहा एक तरीका तो ये है कि डोमेन लेवल ऐड करेंगे, एक है यूआरएल लेवल ऐड करना। भाई डोमेन का भी यूआरएल ही होता है, लेकिन वो यूआरएल का मतलब क्या कह रहा है, कहता है भाई एक जो डोमेन है, एक आपकी वेबसाइट जो है, वो एक वेबसाइट में तो देखा भी कितनी खिचड़ी पकी हुई थी ना, एक वेबसाइट, वेबसाइट के साथ एडिंग डोमेन्स, एडिंग डोमेन्स के साथ सब डोमेन्स, सब डोमेन्स के अंदर इवन फोल्डर्स, मतलब मैं erogen.com/a लिख के एंटर करूंगा, उसमें कुछ और पड़ा होगा, मैं रखना चाहूं तो /v लिख के एंटर करूंगा तो उसमें कुछ और मैं रखना चाहूं तो रख सकता हूं। तो होगा क्या, जब आप डोमेन लेवल पर करोगे तो गूगल सभी को ऐड कर देगा, और ये एडिशन करने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी सेटिंग्स होस्टिंग कंपनी के थ्रू भी करानी पड़ेंगी या खुद करनी पड़ेंगी उस जगह पे जाकर, और इस प्रोसेस में कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट डाउन भी होगी डोमेन लेवल पर, जबकि आप तो करना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब है जब निकालना होगा फिर क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, कंट्रोल में इतना ज्यादा नहीं होगा हमारे। सबसे बेहतर तरीका क्या है, यूआरएल लेवल। इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास एक वेबसाइट है, आपके पास उसके साथ 5 वेबसाइट्स हैं, आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने करूंगा, अभी इमीडिएटली ऐड होगी, इमीडिएटली रिमूव होगी, यानी टोटली मेरे कंट्रोल में है, वेबसाइट के डाउन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप इसको हमेशा यूआरएल लेवल इसमें ऐड किया करें। पहली चीज तो यह है कि अभी कुछ एंट्रीज मुझे जो करनी है इसकी, वो सी पैनल के थ्रू उसकी डोमेन में जाकर करनी है, जो कि कंपनी के थ्रू होगी, तो मैं उनको ईमेल करूंगा कि ये कर दो। अगर मैं खुद भी उनसे पूछ के तरीका पूछ के करने की कोशिश कर लूंगा, तो उसमें भी वो कहेगा भाई अब ये सेटिंग को अप्लाई होने में 24 आवर्स लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम के लिए आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, लेकिन जब आप ये सारा टास्क यूआरएल लेवल कर रहे होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, तो सब कुछ अभी के अभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, यूआरएल लेवल मेथड। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले जो अभी एरोजेन है ना, इसी को करके देख लेते हैं भाई। मैंने अभी खोला था यहाँ पर एरोजेन है ना, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ ना, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो क्या, होस्टिंग तो है ना, डोमेन भी है, तो इसका ये नहीं है कि वेबसाइट लाइव हुई है तो तभी कर लें। अगर आप टेस्ट करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम करने लगे हैं, तो हमने कहा इसको ही कर लो भाई। तो उसने कहा भाई मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, मैंने उसको वेबसाइट का यूआरएल दिया और इसे कंटिन्यू किया। सबको समझ आया हम क्या कर रहे हैं? इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो सबको समझ में नहीं आया होगा, वो जो जिसके जहन में क्वेश्चन होगा उसको समझ में आया होगा वो क्या है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं तो आप एक डोमेन खरीदते हैं, वो जो डोमेन होती है वो आपका नाम होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बस वो नाम आपको एक मिल गया। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाहता है और पाकिस्तान के किसी सरकारी दफ्तर में जाए और उस नाम को लीगल करवा लें, अब कोई दूसरा बंदा आएगा तो गवर्नमेंट वाले उसको सील करके चले जाएंगे अगर उस नाम को यूज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास नाम की ऑनरशिप आ गई। अब उसको एक होस्टिंग प्लान चाहिए जहां पर वो अपनी वेबसाइट का डाटा लगाएगा, जो वेबसाइट में डाटा ही होता है ना, जो आप खोल कर देख रहे होते हो जियो.tv, तो सारी वेबसाइट खुल जाती है, उसके लिए उसको होस्टिंग की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें खरीद रहा है, डोमेन भी और होस्टिंग भी। पहले हमने ये पढ़ा कि अगर आपने कोई ऐसा पैकेज खरीदा जिसमें कंपनी ने आपको ये कहा कि भाई आप इसमें चाहें तो एक से ज्यादा वेबसाइट भी होस्ट करा सकते हैं,
तो वो हमने तरीका पढ़ा कि होस्ट कैसे कराते हैं। तो जब मेरे पास 4 वेबसाइट होस्ट कराने वाली एक होस्टिंग थी, तो मैंने एक और नई वेबसाइट अपनी बनाई और उसके लिए मैंने सिर्फ डोमेन खरीद ली और उस डोमेन की सेटिंग में जाकर मैंने नेम सर्वर में जाकर उस होस्टिंग के 2 नेम सर्वर्स ऐड कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो एग्जिस्टिंग होस्टिंग है, मतलब अगर मैंने एक होस्टिंग प्लान 25,000 का लिया तो मुझे 2 के लिए 50,000 लगाना था। तो अब मैंने क्या किया, वो 25,000 में ही दूसरी वेबसाइट भी अकोमोडेट कर ली, इवन तीसरी वेबसाइट भी अकोमोडेट कर ली। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 वेबसाइट्स की होस्टिंग की पेमेंट को सेव कर लिया। ये हमने सीखा था जो पहले प्रोसेस में किया। वो ये डिपेंड करता है पैकेजेस के ऊपर। मैं कोई अनलिमिटेड पैकेज लूंगा उसमें वो अनलिमिटेड भी दे देगा, जितनी मर्जी लगाओ भाई। और आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। मैं कहा आप ये वाला बिजनेस भी कर सकते हैं कि आप ये डोमेन्स खरीदें। आप देखते नहीं है कि अक्सर एड्स देखते हो वेब डेवलपर्स के आ रहे होते हैं कि भाई हम आपसे होस्टिंग के पैसे भी नहीं लेंगे, मतलब आपको होस्टिंग के पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ हमारे, वो सबसे ज्यादा रिस्की काम होता है। ठीक है ना, ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे किसी को कहे कि भाई ये मेरी चीज रख लो, तो जब तक ताल्लुकात अच्छे होंगे वो अच्छे तरीके से रखेगा। जब उसे कोई गुस्सा गुस्सा आप पर आएगा ना, तो बस फिर आपका डाटा भी गया। तो किसी के पास तो कभी भी अपना डाटा इस तरीके से रेंट पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रेंटल स्पेस लेंगे तो इसका कोई ट्रस्ट नहीं है। यानी आप जिस दिन स्विच करना चाहेंगे ना, आपको करना ही नहीं देगा। वो कहेगा भाई ये कहीं और जा रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको कहेगा भाई आपका तो डाटा ही नहीं है मेरे पास, खराब हो गया, मेरी तो वेबसाइट ही खराब हो गई थी, मेरी तो पूरी की पूरी होस्टिंग करप्ट हो गई थी, मेरा डाटा भी गया, आपका भी गया, मेरा भी गया। तो मतलब इसका मतलब है वेरी रिस्की। तो ये हमें कभी भी शेयरिंग पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट के पास पैसे ही ना हो बिल्कुल, तो ना बनाने से बेहतर तो है कि शेयरिंग पर चले जाएं। मैंने कहा ना जाने से बेहतर ऑप्शन है कि शेयरिंग पर जा सकते हैं। ये लें जी, इधर आगे यहाँ पर उसने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, HTML फाइल, डाउनलोड फाइल। सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल की फाइल को पहचान लें, इसका नाम कैसा है। इसमें कुछ गूगल लिखा हुआ है शुरू में, मैं इसमें शुरू में लिखा हुआ है गूगल और उसके बाद कुछ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी फाइल जिसके साथ ये सब कुछ आ रहा होगा, दैट इज गूगल सर्च कंसोल फाइल, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करने लगा हूं, लेकिन इधर डाउनलोड करने से पहले नीचे आके एक चीज और देख लें, HTML टैग। ये क्या है, कहता है भाई अगर आप उस फाइल के, तो 2 मेथड हो गए। कहता है अगर आप उस फाइल के थ्रू करना चाहते हो फाइन, उसे डाउनलोड करें और उसे अपलोड कर लें अपने मेन रूट पर। दूसरा तरीका कहता है कि आपकी जो इंडेक्स फाइल है उसका जो हेड पार्ट होता है, बड़े काम किए ना हेड पार्ट में, कहता भाई ये वाला काम भी हेड पार्ट में ही कर लो। क्या करो, इधर आओ, इसे कॉपी करो और जाकर अपने हेड के अंदर सिंपल पेस्ट कर दो। अब आपको फाइल की जरूरत नहीं है। तो 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हो गए वेरिफिकेशन करने के, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। आप जिस मेथड को इनिशिएट करेंगे, यानी जिस मेथड को शुरू करेंगे भाई, उसी से वेरीफाई करना है। वेरीफाई के 2 बटन बने हुए हैं, ये ना हो कि आप शुरू करें ऊपर वाले से, वेरीफाई दूसरा प्रेस करते रहे। जब आप दूसरा वेरीफाई प्रेस करेंगे वो कोड ढूंढेगा, जब आप पहला वेरीफाई प्रेस करेंगे वो फाइल ढूंढेगा। तो इसका मतलब है जहां से आप करोगे उसी को यूज कर लें। लीजिए इसको मैं करता हूं डाउनलोड। पहले हो गई डाउनलोड फाइल, ये देखें फाइल डाउनलोड हो गई मेरे पास। ओके, ये काम करते हैं जरा। दूसरा दूसरा क्या करना है, इंडेक्स की फाइल खोलना है, उसके हेड में जाकर सिंपल, ये मेरा ख्याल इतना मुश्किल काम तो नहीं है, नहीं है ना। कॉपी पेस्ट, फाइल को सेव करो, ये ऑनलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। चलें इसको भी कॉपी करें। अब आ जाते हैं उधर वापस होस्टिंग में। आगे होस्टिंग में आई थिंक यही वाली है ना, एरोजन वाली, ठीक हो गया। ये इसकी इंडेक्स फाइल है, इस पे राइट क्लिक है, बिल्कुल वही जैसे आप नोटपैड में एडिटिंग कर रहे थे ना, यहां पर भी इसको एडिट कर सकते हो। एडिट पे आओ, जी आपने देखा ना इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, ऐसी फाइल बनाई। यहां लिखा मैंने हेड, ये बिल्कुल नोटपैड वाला काम शुरू हो गया। चलो मैं इसको सेव नहीं करता, सिर्फ मैंने आपको बताया ताकि आपको पता लग जाए इसे करना कैसे है। हम सेव करेंगे उस मेथड को जिसमें फाइल आ रही है, ठीक है। बस सिंपली मुझे क्या करना है, सेव का बटन दबाना है और उसके बाद कोड वाले हिस्से के वेरीफाई के बटन को पुश करना है जाके, तो वो वेरीफाई कर लेगा कि हाँ भाई आप ही की वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्च कंसोल पे ऐड हो जाएगी। हम दूसरे मेथड को करते हैं, ये वाला क्या कह रहा है वो, रूट में। रूट का क्या मतलब है भाई, इंडेक्स की फाइल यहीं पड़ी है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ना, आपको दिखाई है अभी मैंने थोड़ी देर पहले, भाई ये चैट जीपीटी की वेबसाइट है। हाँ, कहाँ खोली थी मैंने, यहाँ खोली थी। ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना, वो चैट जीपीटी ने बनाई है, सिंगल प्रॉम्प्ट से।
मैं क्या सिंगल प्रॉम्प्ट है, सिंगल फाइल, PHP बेस्ड फाइल है ये, ठीक है। मतलब इसने PHP, HTML और CSS को यूज करके सब बना दिया हुआ है, इसमें सिर्फ डाटा एंटर होना है। ये पूरा का पूरा जो जो इसको इनपुट दी थी हमने, इसने पूरी की पूरी इनपुट के साथ ये वेबसाइट क्रिएट कर दी है, और ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। मगर इसके अंदर हमने इंटरफेस कौन सा सिक्योर यूज किया था कि PHP के साथ बनाओ। तो इसकी जो इंडेक्स की फाइल है उसका नाम index.html नहीं है, इसका नाम है index.php। और PHP की फाइल को आप जिस तरीके से रोजाना प्रैक्टिस करते हैं उस तरह नहीं कर सकते। उसको या तो आपको लाइव होके टेस्ट करना पड़ेगा, या उसके लिए आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर, फिर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई होस्टिंग हो, कोई सब होस्टिंग हो, कोई डोमेन हो, उसमें डालें, उस पर ही चल पड़ेगी। लेकिन लोकल नहीं चलेगी, ये लोकल कंप्यूटर के ऊपर PHP की फाइल नहीं चलेगी। चले अब आ जाते हैं इधर वापस। थोड़ा मुश्किल मुश्किल बातें कर रहा हूँ आज मैं, हाँ। तो थोड़ी देर इसको जरा यहीं पर आज खत्म करेंगे, ताकि इतनी मुश्किल बातें आप हजम कर लें पहले, ठीक है, जितनी मैंने आज बताई हैं। इसीलिए मैंने रिपीट भी किया था कि जो मैंने पहले बताया था कि क्या बताया मैंने। क्या करना जी, अब इधर अपलोड करना है इसको। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो वही कर सकता है जिसके पास होस्टिंग होगी, हाँ। अदरवाइज आप मेरे लेक्चर्स ही कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लोकल पे प्रैक्टिस तो नहीं हो रही ना। आप देख रहे हैं ना, मैं कोई कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब मैं होस्टिंग्स, डिफरेंट होस्टिंग्स खोल के उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मैं कहता हूँ अपलोड। भाई जब आपने कुछ ऑनलाइन करना होगा तो अपलोड करेंगे ना, और जब अपलोड हुआ होगा उसे अपने कंप्यूटर पे लाना होगा, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है भाई। तो मैंने कहा अपलोड करो। क्या अपलोड करने वाला हूँ बोला मैं? वो नहीं, HTML नहीं कर रहा मैं। क्या अपलोड कर रहा हूँ? मैं अपलोड कर रहा हूँ सर्च कंसोल वाली फाइल, वो अप्रूवल फाइल, जिसने गूगल ने चेक करना है कि भाई ये वेबसाइट आप ही की है ना। वो जो OPT होता है, क्या OPT का OTP होता है? OTP होता है भाई, सॉरी। वो जो OTP है ना, आप समझ लो ये OTP देने लगा हूं मैं उसको। अब वो चेक करेगा कि ये OTP ठीक है कि नहीं ठीक है, इन शेप ऑफ फाइल। लो जी, इसको मैंने कहा सिलेक्ट फाइल। कहाँ रखी हुई है? डाउनलोड्स में। अगर किसी को नजर आए तो मुझे बता देना यार, मैं डाउनलोड्स में ही नहीं हूँ। हाँ जी, आप इधर आ जाए। आ गई नजर फाइल? इसीलिए मैं कहता कि इस फाइल का नाम याद रखें। इसका नाम बड़ा स्टैंडर्ड सा बनता है, आगे के डिजिट चेंज हो जाएंगे। नाम इसका गूगल से शुरू होगा, यानी जो भी नाम गूगल से शुरू हो जाएगा आप फौरन समझ लेंगे भाई ये सर्च कंसोल की फाइल है। इसे खोलिए, ये अपलोड होना शुरू हुआ। इसका कलर ग्रीन हो गया, इसका कलर रेड भी हो सकता है। अगर इसका कलर रेड होगा तो आपने समझ जाना है या तो आपके पास स्पेस नहीं है होस्टिंग में, या इन्फेक्टेड है फाइल। इन्फेक्टेड भी हो सकती है, ये तजर्बा भी किया हुआ। जब मैंने यहाँ पे शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने स्टूडेंट्स को अपनी होस्टिंग दे दी, तो वो मेरी जो वेबसाइट थी ना वो सारी की सारी इसमें करप्ट हो गई। इसलिए कि वो जब हर कोई अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से उसे चला रहा था, तो कोई एक दो स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में वायरस था, ठीक है, सस्पिशियस थी उनकी डिवाइसेस। सो वो डाटा जो लेकर आए ना उस होस्टिंग में, वो भी सस्पिशियस था, वो अपलोड हो गया। तो उसने क्या किया, वेबसाइट को ही करप्ट कर दिया, ठीक है। सो ये बड़ा एहतियात से जिस कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप ये सारे काम करें, वहाँ पर आपको पहले ये देख लें कि कोई आपकी विंडो करप्ट तो नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बहुत सीवियर किस्म का वायरस हो। इंटरनेट से भी वो जो आप किसी रॉन्ग ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं ना, वो वायरस ही होता है आपका, ठीक है। वो जहाँ मिल रहा होता है ना कि भाई इस पे क्लिक करो 7,000 पे आपके घर आ जाएगा फौरन, हाँ, तो वो वायरस आपके घर आता है। मैंने कहा वो वायरस घर में आया होता है, पैसे नहीं आए होते, ठीक है। अब ये क्या, अगर आप रॉन्ग नहीं चेक नहीं कर सकते, अगर आपने एक चीज हो सकती है, चलें अब एक और मुश्किल बात बता दूं। ये लीजिए मैंने लिखा ऑनलाइन वायरस चेकर। अब मैं ये करता हूँ कि जब मुझे कोई फाइल भेजता है, तो क्योंकि मैं एक दफ़ा भुगत चुका हूँ, तो उसकी जो फाइल होती है मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड करके कि सस्पिशियस फाइल तो नहीं है, ठीक है। ये वायरस का ऑनलाइन टूल है, ये आपको फाइल के मुतालिक बताएगा। मेरा तो सिस्टम क्लीन है ना, लेकिन उधर से जो फाइल आई है, जिसने मुझे इंडेक्स की जो फाइल भेजी है काम करके, क्लाइंट ने या टीम मेंबर ने, उसकी लैपटॉप पे कहीं वायरस तो नहीं था जो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसे खोलूंगा और यहाँ पर उसकी फाइल को अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें कुछ इशू हुआ तो वो मुझे बता देगा कि ये सस्पेक्टेड फाइल है, और अगर इशू नहीं होगा तो नहीं बताएगा। सर फाइल के साथ साथ लिंक्स पे भी होता है वायरस? बिल्कुल होता है। वो भी यहाँ से चेक हो जाए? नहीं, लिंक्स का क्या मतलब हुआ? नहीं, मेरे पास तो जो भी कुछ होगा लिंक्स भी होगा, पूरा डाटा वो भेजेगा ना, पब्लिक HTML भेजेगा, वही फाइलें हैं, वही लिंक्स हैं।
ये देखें वो कह रहे हैं ना, कौन सी फाइल है भाई, URL फाइल, इधर से आऊंगा मैं, चूज फाइल, चलिए मैं इसी को चूज कर लूं। अभी बता देगा कि इसमें भी वायरस है कि नहीं है, ये टाइम भी लगेगा भाई इसमें, हाँ फौरन ही कर देगा ये। एक टास्क कंप्लीट कर लें हम आज, वेरिफिकेशन वाला, बाकी फिर बाद में करते हैं, इसे कर लेने दें। फिर नेसरे से आ गया। सर लेकिन अगर हम उसको डाउनलोड्स में से अपलोड कर रहे हैं, हमने उसको डाउनलोड तो पहले कर लिया था। जी ठीक हो गया। तो अगर उसमें वायरस हुआ तो यानी वो पहले नहीं हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। आएगा, ये आ तो गया ना कंप्यूटर में, हम होस्टिंग में तो नहीं भेजना चाहते ना, ये तो मैंने एक सैंपल के तौर पर फाइल ले लिया ना, सपोज करके, क्या कुछ है, अनडिटेक्टेड अनडिटेक्टेड आ गया ना, इसका मतलब है कि ये क्लीन है। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस इसमें, चलें जी, ठीक हो गया। क्या हुआ, अपलोड हो गई, वेरिफिकेशन का प्रोसेस रह गया सिर्फ, वो हमने यहाँ पे खोला था शायद कहीं पे, सर्च कंसोल, ये कौन सा मेथड यूज किया, ये वाला, तो इसी वेरीफाई पुश करेंगे हम। अपलोड हो चुकी है, कहां पर अपलोड हुई है, जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है उसके अंदर, रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है कि नहीं हुआ वेरीफाई। और जब गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट आ जाएगी, सो इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, उसको हम एड्रेस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है, सो गो टू प्रॉपर्टी का मतलब है उधर ही लेकर जा रहा है आपको। आगे जी, आ गई वेबसाइट, एक ये भी पड़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ है नॉन वेरीफाइड, इसकी वो वेरिफिकेशन शुरू कर दी उसने, तो ये नहीं करेगा मेरा ख्याल है, इसका कोड नहीं है मेरे पास, होगा वो वेबसाइट निकल गई होगी ना, इसमें से निकाल दी होगी मैंने, देखा इसका भी कह रहा है ना, अब ये इसकी वेबसाइट पे जाके कोड ऐड करूंगा तो वेरीफाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एनीवेज इसको बंद कर दें, हो गया भाई, कुछ नहीं आएगा अभी, आज ही तो ऐड किया है ना, अगली क्लास में कोई ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जो ऐड हुई होगी, ठीक है उसको। ये आज हमने सिर्फ सर्च कंसोल में ऐड करने का प्रोसीजर देख लिया कि अब आपकी वेबसाइट इसके सर्च कंसोल में ऐड हो चुकी हुई है। क्या देखें कोई कंसोल कैसा चल रहा है, इसमें कुछ है ऐसा, अब क्या हुआ, एक सर्च, अगली क्लास में देखेंगे, सर्च कंसोल बन गया। अब हमने, जैसे मेरी मेंबर्स हैं, या मैं कहूँ मैं एसईओ का बंदा हूँ, एक वेब डेवलपर है, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स का पता लगा, बग्स का, लेकिन वो वाले जो बग्स हैं वो मैं तो नहीं कर सकता मैनेज, तो वो वाले बग्स तो डेवलपर ही करेगा, तो अब मैं डेवलपर को टीम के तौर पर इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो जैसे हम गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते थे ना, परमिशन देते थे, लेकिन इसकी परमिशन बड़ी सीधी सी है, जिसको मैं परमिशन दूंगा उसे अप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधे सर्च कंसोल में जाना है और अप्रूव हो चुका होगा, डायरेक्ट ही उसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये जी एक वेबसाइट इसमें आ गई है, इसको देख लें जरा क्विकली, ओवरव्यू, इनसाइट्स आ रहे, रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है, क्यूरीज इज लीडिंग टू योर साइट्स, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट बता रहा है, इस पे कहता है कुछ भी नहीं हुआ, इस पे बता रहा है कितने परसेंट हुआ है, 125% हुआ। फिर आगे इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए डाटा भी आ गया हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा डाटा कितना ले सकते अभी तक, आज की तारीख तक गूगल इससे ज्यादा डाटा नहीं देता, पिछला 16 माह का डाटा दे सकता है आपको, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो हमने कहा अभी 12 महीनों का डाटा दो, तो ये उसने डाटा दिया, देखें जरा क्या दे रहा है हमें, कि इस पे टोटल कितने इंप्रेशंस आए, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें टोटल कितने क्लिक्स आए,
इस पे एवरेज सीटीआर क्या आ रहा है, एवरेज सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है और एवरेज पोजीशंस क्या आ रही है। एक पेज के ऊपर अबाउट 10 वेबसाइट्स आ रही होती हैं। जब ये कह रहे हैं ना एवरेज पोजीशन, तो इसका मतलब है कि जितने मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं उन सब की मिलाकर, किसी एक कीवर्ड की नहीं कह रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा इसके नीचे आ रहा है भाई, क्यूरीज क्या हुई, ठीक है। अच्छा भाई किधर गई क्यूरीज, कितने आई है, 1053 इंप्रेशंस किस पे लगे हुए हैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पे ही लगे हैं सारे। तो इसमें से आपको 3317 क्यूरीज आई हैं, ओके। अच्छा उसके बाद और नीचे आए तो और क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीजन तो नहीं गलत टारगेट हो रही, देखें जरा, बिल्कुल सही रीजन टारगेट हुई है कि मोस्टली क्लिक्स जो इंप्रेशंस जो लगे हैं पाकिस्तान के अंदर ही लगे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में ही चीजों को बेच रहा था। अब ये चीजें हमें वैसे तो नहीं पता लग रही, डिवाइस, हाँ जी। अब देखिए मोबाइल से कितने हुए हैं, 302 इंप्रेशंस मोबाइल से आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं डेस्कटॉप से, ठीक है। जनरल क्यूरीज आई हुई हैं, और जो मोबाइल से आई हुई हैं वो 34 आए हुए हैं। सीटीआर कैसे निकलेगा, जैसे आप अपने नंबरों की एवरेज निकालते हैं ना, वैसे सीटीआर निकल आएगा भाई। दो चीजें हैं ना, टोटल क्लिक्स और इंप्रेशंस, ठीक है। तो आप क्या करो, क्लिक्स को डिवाइड कर दो इंप्रेशंस के साथ, तो जो भी नंबर आपके पास आएगा दैट इज द क्लिक थ्रू रेट, ये आपका क्लिक थ्रू रेट होगा, ठीक है। बस इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। गूगल ओवरव्यू में चलें जरा। वैसे क्या पूछा है, मैं कभी मुझे बताओ तो इधर अच्छा सीटीआर क्या है, क्या कहता है, कहता है भाई ये जो पहली 3 नंबर पर पोजीशन के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसा आ रहा है। हर चीज का डाटा मौजूद है यहाँ पर, ये आपको इसलिए खोल कर दिखाया कि आप भी ये सब चीजों को यूज किया करें कि अच्छा सीटीआर क्या है, आपका सीटीआर क्या आ रहा है, तो कहाँ पर डेफिशिएंसी है, आप उसे कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। और तरीका भी बता रहा है कि अगर अच्छा नहीं हो रहा तो ये करो भाई, नीचे सब कुछ आ गया ना, नीचे सारी उसकी सजेशंस भी आ गई हैं, ऊपर आए जरा। कहता है अगर आप 10वीं पोजीशन पर आ रहे होंगे तो उसका अप्रोक्सीमेट ये वाला सीटीआर बन रहा होगा आपका, ठीक है। और ऊपर आए जहां से उसने बात शुरू की है, अब जरा देखें ऊपर क्या कह रहा है वो, 3 to 5% इज जनरली कंसिडर्ड गुड अक्रॉस मोस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। नीचे उसने डिटेल बताई है, कहता है लेकिन अगर आपका सीटीआर 3 to 5% हो तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा सीटीआर है, सीटीआर आपका इतना निकल रहा हो, ये जनरल सीटीआर, फिर एक कीवर्ड पे नहीं कह रहे हम, वो पोजीशन जो बता रहा था वो एक कीवर्ड पे बता रहा था, लेकिन ये आपको जनरल वो बता रहा है कि आपकी पूरी वेबसाइट मुख्तलिफ सर्च क्यूरीज पर ढूंढी जाती है। तो जब वो सारे को अकोमोडेट करता है कि भाई ये सारे के सारे 10 कीवर्ड्स के ऊपर आपका सीटीआर क्या होना चाहिए, तो वो बता रहा है कि आपका एक अच्छा सीटीआर क्या है, 3 to 5%, और ये लेटेस्ट सिनेरियो में आपको ये सारी रिसर्च बता रहा है, ठीक हो गया। चलो आज हम लोगों ने